Hello students, now we discuss continued part of the innate immunity. Innate immunity इसके अंदर बैरियर आते हैं. इसमें दो बैरियर प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अपन. वन इज द फिजिकल बैरियर, सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर. ये दोनों डिस्कस हो चुके हैं. फिजिकल में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल में टेम्परेचर, पीएच एंड सिक्रीशन. थर्ड वन we discuss about the third component of the innate immunity. Third is the cellular barrier. Cellular barrier क्या है ये? तो cellular barrier means देखिए बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी एक्ट एज द वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं. तो इनमें से देखते हैं अपन कौन कौन सी सेल हैं. वो देखिए, एक तो होती है इसमें ब्लड सेल. ब्लड सेल्स कौन कौन सी? ब्लड सेल में वन इज द न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल सेल बोलते हैं इसको. इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक NL. देखो पीएम वर्ड किसके लिए आता है? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट. मीन्स ये जो न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल की बात करें, थोड़ा सा आइडिया आपको न्यूट्रोफिल के बारे में होगा कि ये न्यूट्रोफिल है और इसका जो न्यूक्लियस है ये पॉलीमॉर्फिक होता है. ये न्यूक्लियस है, इसमें 5 to 7 लोब्स होते हैं. ये जो न्यूक्लियस है इसका एक्चुअल में 5 to 7 लोब्ड होता है, इसलिए इसका नाम है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल भी शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं इसको. यदि इस न्यूट्रोफिल की बात करके देखते हैं तो इसका जो परसेंट है वो 70 to 80% होती है अपने ब्लड के अंदर. सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है और इनका नेचर फेगोसाइटिक होता है. सो कॉल्ड न्यूट्रोफिल को एक नाम और देते हैं माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड. ये ब्लड का माइक्रोपोलिसमैन कहलाता है न्यूट्रोफिल. ब्लड सेल में पहली कौन सी है? न्यूट्रोफिल. दूसरा मोनोसाइट ब्लड, ये लार्जेस्ट WBC है. इसकी साइज की बात करते हैं तो 16 to 18 म्यू साइज होता है. जब इस न्यूट्रोफिल का जो साइज है वो होता है 10 to 12 म्यू. इसका साइज 10 to 12 म्यू है. मोनोसाइट 16 to 18 म्यू साइज की होती है, लार्जेस्ट WBC होती है ये. और इसका जो न्यूक्लियस है, मोनोसाइट को अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसका जो न्यूक्लियस है ये किडनी शेप्ड होता है. किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका. ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस है तो इसको बोलते हैं अपन क्या? मोनोन्यूक्लिएटेड मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का मतलब होता है बड़ा. मैक्रो मीन्स बड़ा और नेचर फेगोसाइटिक हो, सो कॉल्ड मैक्रोफेजेस. तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, देखिए ये सेल भी फेगोसाइटिक है, इसका नेचर भी फेगोसाइटिक है. मीन्स अपन इसको फेगोसाइटिक में इंक्लूड करते हैं. मोनोसाइट का नेचर भी फेगोसाइटिक है, ये भी फेगोसाइटिक होती है नेचर वाइज. तो मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया. इसके अलावा ब्लड में एक सेल और होती है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट. ये लिम्फोसाइट है. लिम्फोसाइट एक्चुअल में क्या होता है? ये इस टाइप से नियर अबाउट इनका साइज भी 10 to 12 म्यू होता है और इनके साइटोप्लाज्म में इस तरह से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. ग्रेनुलेटेड WBC है. ग्रेनुलर एंड ए ग्रेनुलर दो ग्रुप होते हैं. उनमें से ये ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होती, दो होती हैं एक्चुअल में, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. ये दोनों की दोनों ग्रेनुलर है, जबकि न्यूट्रोफिल ए ग्रेनुलर होती है.
तो लिम्फोसाइट में देखते हैं तो ये ग्रेनुलर है, 10 to 12 म्यू साइज है। इसका नेचर एक्चुअल में नॉन फैगोसाइटिक होता है, ये नॉन फैगोसाइटिक सेल है। और कैसे हेल्प करती होगी इसको अपन आगे अभी देखते हैं। यानी दो ग्रुप है, फैगोसाइटिक एंड नॉन फैगोसाइटिक। तो फैगो देखिए ब्लड सेल में नंबर 1 इज द न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। न्यूट्रो एंड मोनो, अब देखिए मोनो का नेचर भी फैगोसाइटिक है, साइज बड़ा है, सो कॉल्ड, इसको एक नाम और दिया जाता है मोनोसाइट, ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोपोलिसमैन। ये मैक्रोपोलिसमैन है, साइज बड़ा है ना, इसलिए इसको ब्लड का मैक्रोपोलिसमैन। माइक्रोपोलिसमैन कौन होगा? न्यूट्रोफिल। ठीक है। लिम्फोसाइट नॉन फैगोसाइटिक है। ये एक्चुअल में कैसे काम करती है? नॉन फैगोसाइटिक है तो कैसे फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती, मीन सेलुलर इम्यूनिटी कैसे देगी? तो होता क्या है कि ये जो सेल होती है इससे सीक्रेट होता है पोरिन, पोरिन सीक्रीशन होता है। ठीक है, पोरिन प्रोटीन होती है एक्चुअल में, पोरिन प्रोटीन का सीक्रीशन हुआ। और ये पोरिन प्रोटीन क्या करती है? जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया है, कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल है, बैक्टीरिया कैंसर सेल में वॉल, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें पोर कर देती है। ये पोर, ये पोरिन प्रोटीन क्या प्रोड्यूस करती है? पोर। इन पोर से होकर के क्या होता है, ये वाटर एंटर करता है इसमें, H2O, इसमें भी पोर पैदा हो जाते हैं। तो देखिए यहां पे वाटर एंटर करेगा तो ये दोनों सेल क्या हो जाएंगी? बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो बिना फैगोसाइटोसिस किए इसने हेल्प की इम्यूनिटी देने में। बैक्टीरियल सेल को भी किल कर दिया, कैंसरस सेल को भी किल कर दिया बाय द सीक्रेशन ऑफ द पोरिन प्रोटीन। सो लिम्फोसाइट इज द नॉन फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस, ब्लड सेल। दूसरा, इसको मान लीजिए ए इज इक्वल टू ब्लड सेल। ठीक है, अब इसमें दूसरा बी ग्रुप है टिश्यू सेल। टिश्यू में भी इम्यूनिटी होती है। टिश्यू सेल जो होती हैं उसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये टिश्यू, ये एक्चुअल में क्या होती है? अमीबॉइड, इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर सेल होती है और ये मोपिंग अप करती है, मोपिंग अप ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन। तो इसमें देखो क्या होता होगा। पहला केस इसमें सेलुलर बैरियर में अपन ने देखा ब्लड सेल्स एंड टिश्यू सेल। टिश्यू सेल कौन है? मैक्रोफेजेस। ब्लड सेल्स कितनी है? 3 में से लिम्फोसाइट नॉन फैगोसाइटिक है, बाकी न्यूट्रोफिल मोनोसाइट ये ब्लड की फैगोसाइटिक है, और टिश्यू फैगोसाइट्स को बोलते हैं मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये किल करते हैं बैक्टीरिया को, किल द टिश्यू डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब कचरा, टिश्यू में जो मेटाबोलाइट्स जमा होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, उनको साफ करते हैं, किल करते हैं। तो ये किल द टिश्यू डेब्रिस एंड किल द कैंसर सेल। कैंसर सेल को भी ये किल करते हैं। कुल मिला के इन्होंने भी इम्यूनिटी दी। तो इसमें बेसिकली 2 ग्रुप हो गए सेल के। सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो वन इज द फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइटिक सेल, एंड सेकंड वन इज द नॉन फैगोसाइटिक सेल। तो नॉन फैगोसाइटिक कौन सी है? नॉन फैगोसाइटिक का लिम्फोसाइट, फैगोसाइटिक 3, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड टिश्यू। तो देखिए यहां पर अपन यहां जो बैरियर है, ये बैरियर को 2 ग्रुप में बांट लिया। ए जिसमें 1 नाम दे देते हैं, 1 इज द फैगोसाइटिक सेल, दूसरा नॉन फैगोसाइटिक सेल। अब चलो बताओ, तुम लोग बताओ।
अभी आपने लेक्चर सुना है तो बताइए फैगोसाइट कौन कौन सी है। पहला तो न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल सेल्स, दूसरा मोनोसाइट, ये दोनों ब्लड की है, ये ब्लड फैगोसाइट है। थर्ड इज द मैक्रोफेजिस, और ये मैक्रोफेजिस कहाँ पर है, टिश्यू फैगोसाइट है ये, ठीक है। उसके बाद नॉन फैगोसाइटिक में अपन ने एक एग्जांपल देखा, लिम्फोसाइट। दिस इज अबाउट द सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो फैगोसाइटिक सेल होती हैं ये किस तरह से फैगोसाइटोसिस करती हैं, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। स्टेप फैगोसाइटोसिस के क्या हो सकते हैं, कोई भी सेल किसी सेल को कैसे किल कर सकती है, मींस स्टेप ऑफ द फैगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले देखिए स्टेप में बात करते हैं क्या क्या स्टेप होंगे। तो मैं इसको रब करता हूं, फिर मैं अपन इस पर डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देखें तो इसके 4 स्टेप होते हैं। फैगोसाइटोसिस के 4 स्टेप देखिए कौन कौन से। 4 स्टेप में सेलुलर बैरियर पूरी बात पहले आ चुकी है। अब अपन बात करते हैं कि सेलुलर बैरियर में जो फैगोसाइटिक सेल है वो किस तरह से फैगोसाइटोसिस करती है। तो बी डिस्कस अबाउट द फैगोसाइटोसिस। ये क्या होती है फैगोसाइटोसिस। देखिए फैगोसाइटोसिस में स्टेप क्या क्या हो सकते हैं, इसके स्टेप देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉडी की स्किन है, ठीक है, स्किन जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है। इस स्किन में एक ऐसी लेयर भी होती है जो डेड होकर बाहर गिरती रहती है, स्ट्राइटम कॉर्नियम। तो कोई पैथोजन जमा होता रहता है, वो डेड होकर अलग हो जाता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, स्किनिंग कहते हैं जिसको। लेकिन अब ये स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बॉडी का। स्किन के अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू वाला पार्ट है, ये स्किन है। समझने की कोशिश कीजिए, इतना पार्ट अंदर का कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी के इनसाइड है, मसल भी होगी इसमें। अब यहां मान लीजिए ये एक्चुअल में साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यहां से कोई बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंटर करता है, और ये सबसे ज्यादा एंटर करते हैं बर्निंग वाले केस में, क्योंकि स्किन की एपिडर्मिस बर्न हो जाती है सुपरफिशियल बर्निंग में, तो बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, इससे डेथ होती है पेशेंट की। इसलिए बर्निंग यूनिट आइसोलेट करके रखते हैं हॉस्पिटल में, देखा हो आपने। तो स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है, तो बैक्टीरिया बहुत सारे अंदर चले जाते हैं, सेप्टिसीमिया बोलते हैं इसको। तो सेप्टिसीमिक हो जाता है पेशेंट, उससे डेथ होती है। तो अपने को जल्दी से ये कवर करना होता है कि किसी भी टाइप से बैक्टीरिया अंदर ना जा पाए। तो पहला केस है कि साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंट्री साइट है बैक्टीरिया की, यहाँ से बैक्टीरिया एंटर करता है। ये मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल अंदर कर गया, अंदर आ गया, अंदर आना चाहेगा, तो जहाँ से अंदर आना चाहता है बैक्टीरिया, ये मान लीजिए ये इंजर्ड टिश्यू है, ये वाला कनेक्टिव टिश्यू है, इंजर्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जहाँ से बैक्टीरिया एंटर करता है उस प्लेस की जो टिश्यू सेल होती हैं, ये इन टिश्यू सेल से सीक्रीशन होता है, इनसे सीक्रीट होता है हिस्टामिन केमिकल का सीक्रेशन हुआ यहाँ से, ओके, ये हिस्टामिन सीक्रेट हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला।
देखिए स्टेप को समझने के लिए अपन यहाँ पहला केस देखते हैं कि जो इंजर्ड टिश्यू होता है जहाँ से बैक्टीरिया एंटर करता है उस प्लेस की टिश्यू सेल सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन का नेचर कैसा है? हिस्टामिन का नेचर अपन देखें तो ये वासोडाइलेटर है। एक्चुअल में ब्लड वेसल को डायलेट करता है। वासो मीन्स ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, सो कॉल्ड वासोडाइलेटर। हिस्टामिन का नेचर कैसा है? वासोडाइलेटर है। अब देखिए जहां अपने को चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है, उस लोकल एरिया में टिश्यू के अंदर जो ब्लड वेसल होती है, देखिए इसका नेचर वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन का मतलब ये देखिए ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल का क्या हो रहा है? वासोडाइलेशन। तो वासोडाइलेशन में देखिए ब्लड वेसल डायलेट हो गई, ब्लड वेसल का डायलेशन हो गया। ये समझने की कोशिश कीजिए। ये ब्लड वेसल है। अब बताइए ब्लड वेसल पहले इतना डायमीटर था, अब इसका इतना बड़ा डायमीटर हो गया। हिस्टामिन एक्ट ऑन द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, BVS ब्लड वेसल। तो डायलेटेड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल नॉर्मल थी, ये डायलेटेड ब्लड वेसल है ड्यू टू द हिस्टामिन। हिस्टामिन का पहला एक्शन हुआ। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 इज द वासोडाइलेशन। देखिए स्टेप में स्टेप नंबर ए वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन किसकी वजह से हुआ? बोलो, वासोडाइलेशन किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से वासोडाइलेशन हुआ। और वासोडाइलेशन में जो हिस्टामिन है ये सीक्रेट किससे हुआ? जो टिश्यू सेल थी जहां पे बैक्टीरिया एंटर कर रहा था वहां से सीक्रेट हुआ। तो 1 इज द वासोडाइलेशन, लोकल ब्लड वेसल का वासोडाइलेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, स्टेप ए। पहला स्टेप हो गया इन स्टेप में। अब यहां जो ब्लड फ्लो हो रहा है, देखिए जब ब्लड वेसल डायलेट होगी, डायमीटर उसका बढ़ेगा तो वॉल्यूम, डायमीटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो इस रीजन का बीपी ब्लड वेसल यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वेसल जब डायलेट होगी तो उस रीजन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना, दिस इज कॉल्ड ब्लड स्टेसिस। इसको अपन क्या नाम देते हैं? ब्लड स्टेसिस कहते हैं इसको। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो ब्लड स्टेसिस अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये जो इतना केस बीपी डिक्रीज हुआ, तो बीपी डिक्रीज होने वाले इस स्टेप को क्या कहते हैं? ब्लड स्टेसिस, ये लिख देते हैं, ठीक है। ब्लड स्टेसिस समझ जाना। कोशिश करता हूं डायग्राम से सब कुछ याद हो जाए। ये ब्लड वेसल डायलेट है, चलो अपन ऐसे करते हैं। ब्लड फ्लो आगे जा रहा है बट इसका बीपी कम हो गया, ये आगे जो हो जाएगा बीपी। अब इससे सेकंड स्टेप क्या होगा? जो ब्लड वेसल के डायलेट होने से बीपी डिक्रीज हुआ, तो यहाँ से ये जो WBC हैं, ये WBC अटैच हो जाएंगे टू द ब्लड वेसल की पेरीफ्री में। बीपी कम हुआ, ब्लड वेसल की पेरीफ्री में अटैच हो गया WBC। तो ये सेकंड स्टेप है, यहां से WBC अटैच हुए, तो ये सेकंड स्टेप बी। स्टेप बी इज द एडहेरेंस बोलते हैं इसी को, यानी अटैचमेंट होना क्या कहलाएगा? एडहीशन। एडिशन का मतलब अटैच होना। तो WBC अटैच टू वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की वॉल से अटैच हो जाएगा।
अब अटैच होने के बाद में ये जो WBC है इस ब्लड वेसल से बाहर आता है बाय द अमीबॉइड मूवमेंट। WBC कैन मूव आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल। तो WBC यहां से देखिए ये बाहर आ रहा है अमीबॉइड मूवमेंट करके। ये अमीबॉइड मूवमेंट वाला स्टेप है थर्ड। ये देखिए यहां WBC आ गया, बाहर आ गया, ये टिश्यू स्पेस में आ गया WBC। ये WBC है, तो ये WBC आ गया किस में, इस टिश्यू स्पेस में। दिस स्टेप, ये जो स्टेप C है, स्टेप C को डायएपिडेसिस, डायएपिडेसिस का मतलब अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ WBC फ्रॉम, बोलो कहां से कहां, फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू टिश्यू, टिश्यू स्पेस में बाहर आ गया। दैट इज कॉल्ड डायएपिडेसिस, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप देखिए क्या होगा, जो जहां से इंफेक्शन हुआ था, ये देखिए ये इन्फेक्टेड साइट है, ये पूरा इन्फेक्टेड साइट है स्किन का, ये कनेक्टिव टिश्यू है, दिस वन इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर ये बैक्टीरियल सेल है, ये देखेंगे बाहर की साइड में कौन खड़ा हुआ है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियम सेल है, ठीक है, बैक्टीरियम है ये। तो WBC अब क्या होगा, यहां से WBC अब इस बैक्टीरियल सेल की ओर अट्रैक्ट होगा। ये WBC अट्रैक्ट टुवर्ड्स बैक्टीरियल सेल। ये स्टेप नंबर फोर्थ है D। दिस स्टेप नंबर इज कॉल्ड D स्टेप इज द, इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्सिस, या इसको कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी नाम देते हैं। कीमोटैक्सिस का मतलब देखिए बता रहा हूं, कीमोटैक्सिस। ये कीमोटैक्सिस कौन सा स्टेप है भाई, फोर्थ नंबर का स्टेप है। मींस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड WBC। अब एट इंजर्ड साइट, एट एंट्री साइट ऑफ द बैक्टीरिया। अब देखिए यहां पर ये क्या डिपॉजिट हो रहे हैं, WBC, ये WBC आ गया, फेगोसाइट आ गया। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये WBC है और ये फेगोसाइट है, मींस सॉरी बैक्टीरिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके और इसके बीच में जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, दिस स्टेप, इस स्टेप को नाम देंगे, ये स्टेप है स्टेप नंबर E, और E स्टेप है फेगोसाइटोसिस। मींस ये स्टेप नंबर E आया, फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस किसकी होनी है, फेगोसाइटोसिस होगी बैक्टीरिया की, बाय द फेगोसाइटोसिस तो स्टेप है। अब यहां जो WBC है, इस WBC को ही क्या बोलते हैं, फेगोसाइट, वो सेल जो फेगोसाइटोसिस करेगी। तो WBC और पैथोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उस मैकेनिज्म को नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस। अब ये जो फेगोसाइटोसिस है इसके भी आगे देखते हैं क्या स्टेप होते हैं। देखिए यहां पर अब इस फेगोसाइटोसिस के जो स्टेप होते हैं उस स्टेप में फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर बैक्टीरियल साइट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये तो ठीक है, ये वाला केस था। अब इस प्रोसेस देखिए WBC है, ये बैक्टीरियल सेल है। इमेजिन करो ये जो
फेगोसाइटोसिस है, इसके स्टेप देखिए। मान लीजिए ये यहाँ पर ये इर्रेगुलर WBC है, ओके, ये अपनी फेगोसाइटिक सेल है, मीन्स ये है WBC, और यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की अब होगी फेगोसाइटोसिस। तो इसके स्टेप में देखिए, पहला स्टेप है ये बैक्टीरिया अटैच होगा, मतलब पहला स्टेप नंबर 1 क्या हुआ यहाँ पर, अटैचमेंट, पहला स्टेप अटैचमेंट, बैक्टीरियल सेल अटैच विद द फेगोसाइट, WBC से अटैच हो गई। अटैच होने के बाद में फिर दूसरा ये जो स्टेप है नेक्स्ट, ये मान लीजिए यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल यहाँ आ गई है, ये बैक्टीरियल सेल, इस स्टेप को बोलते हैं दिस स्टेप, ये अपना सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2, दिस इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल का, पैथोजन का फेगोसाइटिक बॉडी के अंदर जाना, फेगोसाइटिक सेल में अंदर एंटर करना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन के बाद में देखिए क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल अंदर आएगी, तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रेजेंट है फेगो, ये है एक्चुअल में फेगोसोम, फेगोसोम या इसी को बोलते हैं वैक्यूल, ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल के अंदर ये बैक्टीरियल सेल एनगल्फ हो गई, एंटर कर जाती है। अब ये फेगोसोम जो होता है, वैक्यूल होती है, इसमें एक्चुअल में लाइटिक एंजाइम होते हैं। तो देखिए क्या होगा आगे जाकर, ये फेगोसोम था और ये बैक्टीरियल सेल है। अब यहाँ पर एक्चुअल में सीक्रेट होंगे इसमें क्या, लाइटिक एंजाइम। तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फेगोलाइसोसोम, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेगोलाइसोसोम। ठीक, फेगोलाइसोसोम के बाद में जब लाइटिक एंजाइम, इसमें देखिए क्या भरे हुए हैं, ये एक्चुअल में इसके लाइटिक एंजाइम है। तो ये लाइटिक एंजाइम द्वारा लाइसिस होगी, डाइजेशन होगा किसका, इस बैक्टीरियल सेल का। तो फाइनली देखिए ये जो बैक्टीरियल सेल थी इसका क्या हो गया, डाइजेशन। यहाँ पे देखें तो डाइजेशन हो गया, ये मीन्स ये लाइसिस हो गई, डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का डाइजेशन हो गया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये डाइजेस्टेड मटेरियल जो बैक्टीरिया का था यहाँ से हो गया इजेक्ट, तो इसे बोलते हैं इजेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड इजेशन। तो इसमें थर्ड स्टेप जो है देखिए, ये और ये सारा, ये पूरा जो बैक्टीरियल सेल के अंदर हो रहा है, ये थर्ड स्टेप है इसका, और ये थर्ड स्टेप कहलाता है इंट्रा, माने अंदर, किसके अंदर, फेगोसाइटिक सेल के अंदर। तो इंट्रा सेलुलर किलिंग, क्या नाम देंगे, थर्ड स्टेप क्या है, इंट्रा सेलुलर किलिंग, दिस स्टेप इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर किलिंग। स्टेप 1 अटैचमेंट, स्टेप 2 इंजेशन, स्टेप 3 इंट्रासेलुलर किलिंग। अब देखिए ये फेगोसाइटोसिस हो गई, तो फेगोसाइटोसिस के कितने स्टेप हैं, यदि इन स्टेप की बात करें, 1 इज द अटैचमेंट, ये अटैचमेंट हुआ बैक्टीरियल सेल का। दूसरा इंजेशन हुआ यहाँ पर, एंड थर्ड वन इज द इंट्रा सेलुलर किलिंग में क्या हुआ वो मालूम है अपन को। एंड फोर्थ स्टेप है एजेशन, मीन्स बाहर चला गया, ये वाला स्टेप था फोर्थ इज द एजेशन।
ये स्टेप थे किसके? फेगोसाइटोसिस के। मीन्स आप देखिए ये जो केस था, मीन्स फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उसको 4 स्टेप में देखा गया, इवन 5 स्टेप विद फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के देखे तो 4 स्टेप मिले। अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो देखिए यहां पर एक इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर भी आएगा, इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर आएगा। वो क्या आएगा? इन्फ्लामेटरी कैरेक्टर, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, तुमने कभी देखा हो शायद, जैसे जो मैमेलियन बॉडी, अपनी बॉडी में कभी कभी देखा हो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, जैसे चोट लग जाए तो रेड रेड हो जाता है, स्वेलिंग आती है। शायद तुमने देखा होगा, सभी को इन्फेक्शन होता है, फुंसी सी आ जाती है, बस सिंपल सी बात ये देखें। तो वो यहाँ कहाँ आ रही है? वो देखिए ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जहां पे इन्फेक्शन है, राइट? तो इन्फेक्शन की वजह से जो सिम्टम आएगा नेक्स्ट पार्ट, इससे रिलेटेड जो पार्ट है वो अपन देख रहे हैं इसमें क्या, वो है एक्चुअल में इन्फ्लामेशन। ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन, इससे रिलेटेड पार्ट है वो इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में अपन देखते हैं जैसे मेमेलियन बॉडी है, इसका रेस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन, मीन्स रेस्पॉन्स ऑफ मेमेलियन बॉडी, रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, मेमेलियन बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। तो पैथोजन के अगेंस्ट क्या रेस्पॉन्स आता है वो देखिए। सबसे पहला रेस्पॉन्स नंबर 1 इसमें आता है, वो देखें तो देखिए क्या हुआ था यहां पे, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे यहां से WBC बाहर आ रहा है, WBC बाहर आ रहा है, अकेला WBC बाहर नहीं आता, कुछ प्लाज्मा भी यहां बाहर आता है बाय द डिफ्यूजन। ये देखिए प्लाज्मा भी डिफ्यूज हो रहा है, ये प्लाज्मा डिफ्यूज हो रहा है, और प्लाज्मा डिफ्यूज होकर के ये डिपॉजिट हो रहा है इस रीजन में। ये देखिए क्या डिपॉजिट हो रहा है, ये प्लाज्मा डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस रीजन में ये प्लाज्मा एक्सुडेट हो गया, एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गया प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी डिपॉजिट हुई है। तो 2 सिम्टम आ गए। पहला सिम्टम आता है रेडनेस, पहला इसका सिम्टम जो आ रहा है इन्फ्लामेटरी सिम्टम में क्या आ रहा है? रेडनेस। इसको बोलते हैं रियूबोर या इरिथ्रेमा, इसी को रियूबोर और इरिथ्रेमा, इरिथ्रो मीन्स रेडनेस से मतलब है। अब तुम बताओ ये सिम्टम क्यों आया? किसके डिपॉजिट होने से? बोलो, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, बोलो यहां पे किसका डिपोजिशन हुआ? डिपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ। प्लाज्मा के साथ में जो प्लाज्मा प्रोटीन आई थी उससे रेडनेस आ गई, रेडनेस आ जाती है उस रीजन में प्लाज्मा प्रोटीन के डिपॉजिट होने से। दूसरा यहां पर देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड सिम्टम क्या आता है इसका? सेकंड सिम्टम चलो यहां से ले लेते हैं अपन, ये सेकंड सिम्टम है, चलो यहां से ले लेते हैं सेकंड सिम्टम इसका। ओके, सेकंड सिम्टम इसका जो है, आप थोड़ा सा कोशिश करो बता सकते हो। जब इस इंजर्ड प्लेस पे तुम, अच्छा जनरली ऐसे देखो तुम्हारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, स्वेलिंग आती है नहीं आती? पहले बताओ। स्वेलिंग आती है। जो स्वेलिंग लोकल स्वेलिंग है उसके लिए टर्म आता ऑइडीमा, स्वेलिंग ऑइडीमा। ये जो ऑइडीमा है इसको ही ऑइडीमा या स्वेलिंग आ गई। तो बताओ जरा ऑइडीमा या स्वेलिंग किसकी वजह से हुई होगी? बोलो।
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। यहाँ पर डिपोजिशन किसका हो रहा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा डिपॉजिट हुआ ज़्यादा, प्लाज्मा के साथ प्रोटीन भी आ गई तो उससे रेडनेस आ गई, सूजन आ गई, दो सिम्टम आ गए इन्फ्लेमेशन के। अरे तुमको मच्छर काट जाए तभी देखा होगा, स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पर, रेड रेड हो जाता है, वो भी इन्फ्लेमेशन है। थर्ड स्टेप, इसका थर्ड स्टेप देखिए क्या हो सकता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से देख रहे हैं अपन। स्टेप 3 में देखिए क्या होगा। स्वेलिंग आ चुकी है, रेडनेस आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपने को दो बातें और मिलती हैं। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और थोड़ा पेन भी होता है, पेन भी होता है। तो थर्ड स्टेप जो है वो, थर्ड इसका स्टेप है पेन। पेन 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 भी होता है थोड़ा सा, इसे बोलते हैं डोलोर। पेन इज इक्वल टू डोलोर, ठीक है। इसमें पेशेंट डोलने लगता है दर्द के मारे, है ना, दर्द हुआ मचमचाने लगता है, तो डोलोर बोलते हैं इसको, पेन। अब ये पेन क्यों हुआ वो देखिए। थोड़ी इचिंग भी होती है, पेन के साथ साथ इचिंग भी होती है, खुजली भी मस्ती देखा हो कई तो, है ना, बड़ा मजा आता है उनको, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है वहीं लगे रहते हैं, खुजली मस्ती मजा आता है। क्यों आ रहा भाई खुजली मुजली, पेन क्यों हो रहा है, इचनेस वहाँ पे थोड़ी इचिंग क्यों हो रही है, इरिटेशन हो रहा है। तो इसकी वजह देखिए क्या है। इसकी वजह ये होती है कि ये जो टिश्यू स्पेस है इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन, इससे पेन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखिए, क्योंकि आप मेडिकल साइंस में जाने वाले हैं तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा याद रहता है तो बहुत मजा आएगा इसमें। एंड फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप ऑफ द इन्फ्लामेशन, फोर्थ स्टेप है इसका ये देखिए कौन सा है। अब अपन ने कहा था यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, थोड़ा हीट आ जाती है यहाँ पर, हीट को बोलते हैं कैलोर। 3 टर्म आ रहे ना, रिबोर, डोलोर एंड कैलोर। एक कैलोर क्या है भाई, अब देखो इसको, इससे क्या फायदा होता है। अपन ने पहले ही कहा था टेम्परेचर हाई होगा तो पैथोजन की एक्टिविटी कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। बट यहाँ टेम्परेचर बढ़ा क्यों, क्वेश्चन ये उठ रहा है, व्हाई टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, कोई बता सकता है तुम में से? देखिए उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि ये जो WBC है, और यहां समझ सकते हैं ये बैक्टीरिया है और ये WBC है, कोई फैगोसाइटिक सेल है, ठीक। तो पैथोजन और WBC के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन हुआ तो ऐसे में क्या होता है, यहां पर ये जो WBC और इस पैथोजन के बीच में इंटरेक्शन होने से कुछ यहां से केमिकल सिक्रेट होते हैं और ये केमिकल कहलाते हैं पायरोजन। दिस केमिकल कॉल्ड पायरोजन। पायरोजन का नंबर बढ़ता है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, तो पायरोजन प्रोड्यूसेस ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू इंटरेक्शन, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, इंटरेक्शन ऑफ WBC एंड पैथोजन। ये पैथोजन और WBC के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, लड़ाई हो रही है भाई। ये बॉर्डर लाइन है, LOC अपना लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे देखो जरा, स्किन है और इस स्किन वाले एरिया में क्या छड़ा हुआ, युद्ध छिड़ गया। इधर से देखो पाकिस्तानी सेना आ गई, ये पाकिस्तानी सेना है, बैक्टीरिया, और इधर अपनी इंडियन आर्मी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, सीज फायर हुआ, हिस्टामिन सीक्रेट हुआ, लोकल ब्लड वेसल में गया, डायलेट किया, सारे WBC यहाँ अटैच हो गए, बाहर आ गए डायपेटाइसिस द्वारा। देखा होगा आर्मी के लोग सीना तान के धीमे धीमे आएंगे, बाहर आ जाएंगे जिससे कोई देख न ले दुश्मन। फिर वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, पैथोजन की तरफ। मीन्स लास्ट फोर्थ स्टेप है कीमोटैक्सिस। उसके बाद फिर पकड़ लिया पैथोजन और सुटाई कर दी इसकी,
ढाका ढीकी ऑगी की तरह। तो ऐसे में वो जो पैथोजन तय करके है ना कुछ सीक्रेट कर गया, वो सीक्रेट हुआ क्या, पायरोजन। इसको फोकस करना है पायरोजन को। अब ये जो पायरोजन होता है, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि शायद पायरेक्सिया वर्ड होगा इससे रिलेटेड। वो तुमने देखा होगा महाभारत रामायण सीरियल, जैसे इधर राम की सेना ने वो चलाया धनुष और बाण चलाया, उधर से दोनों एरो ऐसे 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 पास पास आते थे, फिर वो टकरा जाते थे, आवाज आती थी। तो वो एक्चुअल में क्या, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता था। तो वो क्या सीक्रेट हो रहे थे, पायरोजन। इस पायरोजन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से पायरेक्सिया वर्ड यहीं से तो आया, पायरेक्सिया यहीं से आया पायरोजन से। तो टेम्परेचर जैसे जैसे पायरोजन बढ़ेगा ब्लड में, देखिए पूरी प्रोसेस क्या होगी, ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस को जाएगा, हाइपोथैलेमस को पता लग जाएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर तो हाइपोथैलेमस में होती है। तो पायरेक्सिया जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसे में किसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, पैथोजन की, इससे कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये स्टेप, ये इन्फ्लामेशन है, ये फेगोसाइटोसिस के स्टेप में, ये जो फेगोसाइटोसिस होती है उसके स्टेप थे। समझ आ रहा है ना, यहाँ पर पूरी बात समझ में आ गई होगी। वेरी सिंपल केस है ये। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे तो देखो क्या हो सकता है, बताओ। चलो इस वीडियो को अपन 2 बार देख लें या 3 बार देख लें, बताओ दिमाग में पिक्चर बैठेगी या नहीं बैठेगी। सिंपल केस था ये, बहुत सिंपल केस है, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्ट मैंने आपके सामने पूरा डाल दिया। मीन्स पढ़ के आ रहे हैं भाई, इन्नेट इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी में कौन सा बैरियर, वो आया अपना सेलुलर बैरियर। ये सब कुछ सेलुलर बैरियर में आ गया। फेगोसाइटिक एंड नॉन फेगोसाइटिक दोनों अपन ने देख मारे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, ये वाला पॉइंट और यहां से क्लियर, इज इट क्लियर, वेरी सिंपल, ओके।